इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन का जितने भी फार्मूले जो एग्ज़ाम में आते हैं और जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसका कलेक्शन है। तो वीडियो को अच्छे से देखें और फार्मूला का नोट करें जो कि एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आइए देखते हैं। पहला जो आता है वो आता है कि परसेंटेज वेट बाई वेट देखते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वेट आता है। परसेंटेज वेट बाई वेट बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, जो कि कॉमन है, जो कि सबको पता होता है। तो इसमें ध्यान क्या होता है कि जो पहले दिया है ना, पहला जितना भी दिया है वो हम क्या लेते हैं, सॉल्यूट का लेते हैं और ग्राम या एमएल में लेंगे। वेट होगा तो ग्राम में और वॉल्यूम होगा तो एमएल में। तो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 100। तो क्या करना है, सॉल्यूट अपन सॉल्यूशन इंटू 100। अब चाहे वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम ले लेंगे और वेट पूछेगा तो वेट ले लेंगे। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना है कि कहाँ पे ग्राम में लेना है और सॉल्यूट का लेना है और नीचे सॉल्यूशन का। ठीक है, आते हैं। अब पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला, अगर आपसे परसेंटेज वेट बाई वेट या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम या परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दिया हो और पूछे पीपीएम का यानी पार्ट्स पर मिलियन, तो क्या करना है, उसमें मात्र 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि बहुत ही इजी भी है। ध्यान देना है। तीसरा फार्मूला सिंपल बोला है कि क्या मोलरिटी क्या है। तो मोलरिटी का फार्मूला में क्या होता है, पहली बात कि मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो इसका होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में, इन लीटर में। अगर यहाँ एम दे तो ऊपर क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि सबको जनरली आता है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और जिस फार्मूले में अगर वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम इसका मतलब वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसको याद ही कर लीजिए। जिस फार्मूले में अगर वॉल्यूम दिया हो तो वो कंटेंट क्या होगा, उस मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ये 2-3 बार से ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, जेई हो या नीट हो। आगे आते हैं, तीसरा भी हो गया। चौथा देखते हैं, मोलालिटी। ये रीटी है, वो लिट्टी है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल नहीं स्मॉल एम से। तो मोलालिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ मोल था यहाँ भी मोल होगा, लेकिन यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ है वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और यहाँ पे कहीं वॉल्यूम नहीं दिया गया है। इसका मोलरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है और ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ भी वॉल्यूम दिया रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जहाँ वॉल्यूम नहीं दिया रहा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। अब दिया है पाँचवीं बात। पाँचवीं फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन, जिसको हम काई से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं। तो देखिए, अगर पूछ दिया कि मोल अपॉन मतलब कि कोई भी कंपाउंड ए है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम जानते हैं कि मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मान लीजिए कि राम बोल दिया तो मोल ऑफ राम अपन मोल ऑफ टोटल। मोल ऑफ ए अपन मोल ऑफ टोटल, जिसका पूछेगा उसका मोल लेंगे अपन टोटल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पूछा है तो इसको मोल ऑफ बी भी करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मोल ऑफ ए पूछा है ना, हम लिखते हैं मोल ऑफ बी। तो क्या कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो क्या कर देंगे, मोल ऑफ बी अपन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ऐसा कहा जाता है ना कि मोल ऑफ ए किसी भी सॉल्यूशन में मोल ऑफ ए हो और मोल ऑफ बी हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो वहाँ पे काम आते हैं। तो मोल फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक फार्मूला जो आता है, अगर कहीं क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया हो तो हम उसको मोल ऑफ बी और मोल ऑफ ए के बराबर लिख सकते हैं। नहीं ऐसे कीजिएगा, मान लीजिए इसको ऐसे लिखिएगा, मोल ऑफ बी अपन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, और मोल ऑफ ए को लिखिएगा मोल ऑफ ए अपन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ऐसे भी क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एन बी अपन एन ए। मतलब कहीं भी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया हो तो हम मोल अपन बी अपन मोल ऑफ ए मान सकते हैं, जो कि जेन्युइन होता भी है। तो इसको हम ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। अब देगा कि नॉर्मलिटी, छठा फार्मूला नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी को हम एन से
डिनोट करते हैं। तो यहाँ क्या करना है, सेम लाइक होता है किसमें, मोलारिटी के द्वारा। तो यहाँ पे क्या करना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, वहाँ क्या था, मोल ऑफ सॉलिड था, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपन सॉलिड है अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी मोलारिटी और नॉर्मलिटी, मोलारिटी और नॉर्मलिटी दोनों क्या है, थोड़ा बहुत फंक्शनल यानी सेम रहता है। वहाँ पे मोल होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, लेकिन दोनों का सॉलिड का। नीचे में वॉल्यूम तो होता ही है। आगे आते हैं, लिखा है तो नंबर जो ऑफ जो इक्विवेलेंट है उसको कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, या मोल इनटू वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम होता है वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो नॉर्मलिटी इनटू मोलारिटी वॉल्यूम, और इसमें मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, या तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये 3 फार्मूला है केवल किसका, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का। तो इसको याद क्यों किए, क्योंकि सेम आता है किस में, नॉर्मलिटी में। तो जब भी आपसे पूछे नॉर्मलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पूछेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो 3 फार्मूला, या तो एन इंटू वी कर दीजिए, या मोल इंटू एन फैक्टर कर दीजिए, या तो वेट अपन इक्विवेलेंट वेट कर दीजिए। तीनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं, बोला है 7 स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ को हम जनरली ना ग्राम पर लीटर से डिनोट करते हैं। तो ग्राम मतलब वेट ऑफ सॉलिड का और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी ग्राम पर लीटर से हम इसे डिनोट भी करते हैं। कुछ याद नहीं आ रहा है तो स्ट्रेंथ को आप यूनिट याद रखिए, ग्राम पर लीटर। तो क्या बोल दिए, वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, स्ट्रेंथ हो गया। आगे आते हैं, सिंपल अब बोला है कि 8वां नंबर, जब भी आपको मोलारिटी दिया हो, मोलारिटी दिया हो तो हम क्या करेंगे, उसका एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मलिटी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको हम बोलते हैं मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, या एन फैक्टर कुछ भी बोल सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर। तो क्या हुआ, अगर नॉर्मलिटी निकालना हो और मोलारिटी दिया हो तो मोलारिटी में उसका एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो नॉर्मलिटी आ जाएगा। एन फैक्टर क्या होता है, उसमें कितना रिप्लेसेबल एच प्लस है, अगर जितना एच निकल जाना चाहता है उतना होता है उसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। 8वां फार्मूला हो गया। तो ध्यान दीजिए, आपका एक एक बात, एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं भी है उसको हम ऐड कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को देखें और शॉर्ट बना भी लें, क्योंकि छोटा सा वीडियो है, आप बना सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो हमने एक वीडियो में जितना भी कलेक्शन है उसको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, कमेंट कीजिए, जो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, ठीक है, ताकि हम इससे जुड़े और केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, उसका भी हम शॉर्ट्स केवल फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है उसका हम वीडियो बनाएं, ठीक है। आते हैं 8वां हो गया। अब आते हैं 9th में। 9th में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो कि बच्चों को याद नहीं रहता है जनरली। क्या बोलता है कि यहाँ दिया है कि मोलारिटी, मोलारिटी, मोलारिटी ना करके यहाँ पे होता है इसका फार्मूला में मोलालिटी, मोलालिटी, और इसको बोलते हैं मोलारिटी। ये कैपिटल एम है और ये क्या है, स्मॉल एम है। तो जब भी पूछे कि मोलालिटी और मोलारिटी में रिलेशन अगर डेंसिटी गिवन हो, ऐसा आता है क्वेश्चन, ये बहुत बार आ भी चुका है, डेंसिटी गिवन हो और मोलारिटी गिवन हो, अब पूछे कि मोलालिटी क्या है, तो कुछ नहीं करना है, मोलारिटी में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन जो 1000 लिए थे उसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन डेंसिटी का ध्यान रखिएगा, ये ग्राम पर लीटर में होनी चाहिए। अगर ये लीटर में हो गया, ग्राम पर ml होना चाहिए, अगर लीटर में हो गया तो उसको ml में चेंज कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा मोलारिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड। जनरली सबको याद भी रहता है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो क्या बोले हम, मोलालिटी पूछेगा तो कैपिटल M इंटू 1000 अपन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस कैपिटल इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस फार्मूला को 1-2 बार अच्छे से लिख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे आते हैं, एक और बात यहाँ लिखा है कि मोलालिटी, मोलालिटी जो लिटी खाता है तो मोलालिटी का मोल फ्रैक्शन से क्या है रिलेशन, तो XB अपन XA इंटू 1000 अपन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड, यानी XB अपन XA बटा 1000 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ
सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो XV अपन XA इंटू 1000 अपन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसको ध्यान रखिएगा। ये सब कहीं ना कहीं आया हुआ है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। कभी कभी आता है कि डायरेक्टली पूछ देगा कि मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ वाटर, मोलरिटी ऑफ वाटर, तो 55.55 होता है। इसको याद कर सकते हैं, इजी भी है, निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पूछता है तो ध्यान रखिएगा 55.55 क्या है, मोलरिटी है किसका, वाटर का। ये कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगा। आगे आते हैं 12वां फार्मूला। 12 में क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए मोलरिटी निकालना है, कब, जब उसमें क्या दिया हो, परसेंटेज वेट बाई वेट दिया हो, या वेट बाई वॉल्यूम दिया हो, या वेट बाई वॉल्यूम दिया हो, और डेंसिटी भी दिया हो। तो कुछ याद नहीं करना है, क्या करना है, मोलरिटी पूछे तो 10xd बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, याद करना है 10xd, 10xd मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, 10xd मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जहाँ पे x को क्या माने हैं, परसेंटेज बाई वेट, या परसेंटेज वैल्यू बाई वॉल्यूम, या परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम। तो क्या बोले हैं, मोलरिटी पूछे तो 10xd बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, लिखा है, पूछता है कभी कभी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसका, H2O2 का, वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का। तो ध्यान रखिएगा 11.2 इंटू मोलरिटी या 5.6 इंटू नॉर्मलिटी, इसको ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बताइए। अगर नॉर्मलिटी गिवन है तो कर देंगे 5.6 इंटू नॉर्मलिटी, अगर मोलरिटी गिवन हो 11.2 इंटू मोलरिटी कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं, इसी में बताया था ना स्ट्रेंथ क्या होता है। तो अब उस समय था ग्राम पर लीटर, और उसमें था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो केवल नॉर्मल स्ट्रेंथ था। यहाँ हम स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं किसका, H2O2 का। तो क्या करना है, स्ट्रेंथ पूछे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इंटू 17/5.6, ये डायरेक्ट याद कीजिएगा, डायरेक्ट फार्मूला आता है और आएगा तो यही आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इंटू 17/5.6, 17/5.6 यानी 17/5.6, 17/5.6। इसको 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, ईजी है। तो जब भी आपको H2O2 से क्वेश्चन पूछेगा तो 3 बात, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का, तो मोलरिटी गिवन हो तो, नॉर्मलिटी गिवन हो तो, और स्ट्रेंथ गिवन हो तो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन हो तो क्या करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इंटू 17/5.6। आगे आते हैं 14वां। कभी कभी आता है, ये जो बहुत पहले पूछा भी था कि क्लॉसियस कैलिब्रॉन इक्वेशन, एक बार नीट में आया हुआ है, क्लॉसियस कैलिब्रॉन इक्वेशन क्या होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, dln इजक्वल टू माइनस डेल्टा H अपन RT प्लस डेल्टा S अपन R। क्या बोले हम, ये होता है क्लॉसियस कैलिब्रॉन इक्वेशन। क्या बोलता है कि ln p इजक्वल टू माइनस डेल्टा H अपन RT प्लस डेल्टा S अपन R। यहाँ पे R है, यहाँ पे T है, तो थोड़ा सा यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है, इसको थोड़ा ऐड कर लिया अच्छा से। जब भी पूछेगा तो ln p इजक्वल टू माइनस डेल्टा H अपन RT प्लस डेल्टा S अपन R, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, इसी को करते हैं, इसको और इसको तोड़िएगा तो आ जाए क्या, ln p को log P2/P1 कर देंगे, log P2/P1 या डेल्टा H वेपराइजेशन अपन 2.303 R इंटू 1 माइनस T1 अपन 1 माइनस T2, वो निकाल सकते हैं वाला कि क्या होता है, डेल्टा H इक्वल होता है E अपन 2.303 R इंटू 1 माइनस T1 अपन 1 माइनस T2, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो हमको क्लॉसियस कैलिब्रॉन का 2 इक्वेशन पता होने चाहिए। कौन कौन, आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ln p इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपन RT प्लस डेल्टा S अपन R। दूसरा फार्मूला कि log P2/P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपन 2.303 R इंटू 1 माइनस T1 माइनस 1/T2। यह इंपॉर्टेंट है, ये आप आर्हेनियस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। आगे आइए 15वां फार्मूला, हार्डली 25 है, और 25 में आपको पूरा सॉल्यूशन को याद हो जाएगा एकदम। कैसे, देखिए अब आते हैं, पार्शियल प्रेशर पूछता है फार्मूला में, तो पीनट इंटू XA, पीनट इंटू, ये पता ही है, PA डैश इक्वल टू पीनट इंटू XA, तो सबको पता है, जनरली पता ही है, आप जानते हैं। वैसे ही PB का निकाल लेंगे, आज जब टोटल निकालेंगे तो PA डैश प्लस PB डैश, और PA डैश का आता है PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ये सबको पता भी रहता है और जनरली याद रहे, नहीं पता है तो उसको याद कर लिए। लेकिन
अगर आपको वेपर प्रेशर पूछेगा वेपर फेज में, वहाँ ध्यान रखिएगा पी ए डैश अपन पी टी। जैसे पी ए डैश होगा तो उसको हम ई मान लेंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स है। या मान लीजिए पी वी पूछता, पी वी डैश पूछता, पी वी डैश, तो वहाँ क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं अपन पी टोटल। तो एक क्वेश्चन आता है और बहुत बार आ भी चुका है, वेपर फेज पूछेगा ना तो पी ए डैश अपन पी टोटल। जब भी वेपर फेज में पूछे तो नीचे रखिएगा टोटल, नीचे रखिएगा टोटल, और ऊपर आप जिसका पूछेगा उसका निकाल लीजिएगा लिक्विड वाला में। सिंपल, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 16 में। 16 में कुछ पॉइंट लिखे हैं, देखिए ये ट्रिक है आपको, पॉजिटिव डेविएशन का एक ट्रिक है, उसको हम बोलते हैं वीक CS2। कुछ याद नहीं है तो वीक CS2 कैसे, देखिए वाटर और इथेनॉल, आप याद कर लिया ट्रिक, वीक CS2 ऐसा बोलो ना, वीक CS2 मतलब VCS2, लेकिन हम याद किए हैं वीक CS2। तो क्या बोले, वाटर प्लस इथेनॉल इसमें होता है, या इथेनॉल प्लस एसीटोन इसमें होता है, या एसीटोन प्लस CO2, ये जितना है ना सब क्या होते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। आइडियल में क्या होता है कि सेम दिख जाएगा आपको, हेप्टेन, हेक्टेन, बेंजीन, टॉलिन, तो वो तो पता कर लीजिएगा आइडियल में। पॉजिटिव में वीक CS2 जो कि NCERT में यहीं दिया हुआ है, इसको याद कर लिया, और जो बच गया वो सब किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो आप इससे पॉजिटिव, निगेटिव और आइडियल को आराम से बना सकते हैं। क्या बोले हम पॉजिटिव में वीक CS2, इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा और इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसको प्रीवियस ईयर बनाइएगा, देखिएगा जो हम बात बोले हैं वो क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है। जो भी हम ट्रिक दिए हैं उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा सर नहीं बन रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। अब आते हैं 17वां बात। 17 में क्या बोल रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि आता है, अब आ रहे हैं सीधे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे, आता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग। तो हम जानते हैं, पढ़ते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब पढ़ते हैं ना। आप देखिए पहले आते हैं यहाँ पे, ये जो देता है क्वेश्चन कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सोल्यूशन निकालना हो, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना हो, तो हम जानते हैं ना कि PS इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स है, मान लीजिए, तो पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये तो फॉर्मूला जानते ही हैं। अगर आपका यहाँ पे एक और फॉर्मूला है कि पी नॉट माइनस PS अपन पी नॉट, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, यानी पी नॉट माइनस PS अपन पी नॉट। अगर देखिए अगर रिलेटिव आ गया तो उसको इनिशियल से करते हैं तो आपको पता है, लेकिन अगर सिंपल लोअरिंग इन वेपर पूछेगा, ये याद रखिएगा। अगर रिलेटिव पूछेगा तो रिलेटिव मतलब चारों हो गया, इससे पूरा हो गया। अगर आपको लोअरिंग पूछेगा तो केवल ऊपर वाला पूछा है, वो किसके बराबर होता है, तो मोल फ्रैक्शन के, यानी मोल अपन B अपन मोल अपन टोटल, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब आते हैं कभी कभी पी नॉट माइनस PS अपन PS, यानी इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट मोल अपन B अपन मोल ऑफ A, यहाँ पे हम टोटल नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी आता है, लेकिन आपको जनरली इसी से बन जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये आप पहले से पढ़े होंगे, बस हम आइडिया दे रहे हैं कि हाँ ये फार्मूला आपको एक जगह लिख लीजिए। आगे आते हैं, अब जानते हैं कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन में, अगर कोई डिसोसिएट कर रहा है या कोई एसोसिएट कर रहा है, तो हम जानते हैं ना I इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, या 1 + n के बदले में 1/1 कर दिए, बात खत्म। I इक्वल टू 1 + 1/n-1 इंटू अल्फ़ा, ये भी सही है, ये भी सही है, जो कि ज़रूरी है। इसमें क्या होता है डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1, इसमें लेस देन 1। ये भी पूछ चुका है क्वेश्चन कि डिसोसिएट में I का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है और एसोसिएट में I का वैल्यू n से कम होता है, मतलब 1 से कम होता है। आइए 19वां नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर में क्या बोला है कि डेल्टा टी जानते हैं I इंटू KB इंटू M। डेल्टा टी क्या होता है, I इंटू KB इंटू M। तो TB मतलब क्या होता है यहाँ पे, TB माइनस TB नॉट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है, उसमें से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को घटाना होता है। ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है और हर एक साल हर एक ईयर इसमें पूछता है। तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M ऐसे बोल दीजिएगा। और M क्या होता है, मोलालिटी, यानी लिटी यहाँ पे है, रिटी नहीं है, तो क्या बोल दिए। और डेल्टा TB क्या होता है, तो TB माइनस TB नॉट, ये क्या होता है, तो सॉल्वेंट का है, और ये क्या होता है, सॉल्यूशन का है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अगर डेल्टा TB पूछे तो आपको बस डेल्टा TB निकालना है, अगर पूछ दिया सॉल्यूशन का तो उसमें सॉल्वेंट से माइनस करना पड़ेगा। सेम लाइक इसका एक और फॉर्मूला आता है KB का फॉर्मूला, जो KB कांस्टेंट है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे, ये बात NCERT में दिया गया है, तो देख लीजिएगा आगे। तो KB इक्वल टू क्या है, RTB का स्क्वायर अपन 1000 इंटू
एयर वेपराइजेशन, इसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा यूनिट पे किलो जूल में दिया है या किलो कैलोरी में दिया है, उसके अकॉर्डिंग देना है। तो क्या बोले KB इक्वल टू RTV का स्क्वायर अपन 1000 इंटू एयर वेपराइजेशन। आगे आते हैं डेल्टा TB हो गया। अब आता है डेल्टा TF। अगर TB याद किया तो TF आ जाएगा। देखिए डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, वहाँ से डेल्टा TB इक्वल टू क्या था, I इंटू KB इंटू M, दोनों बात हो गया। यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा TF में TF नॉट माइनस TF, यहाँ पहले सॉल्वेंट से घटाना है, वहाँ पे था उल्टा था, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। TF नॉट माइनस TF। आगे आते हैं, जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से नोट करते हैं, तो पाई इक्वल टू CRT, C मतलब कंसंट्रेशन, ये सबको पता आता है। पाई इक्वल टू CRT लिखिएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आते हैं, अगर क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन नहीं हो तो हम कैपिटल M और स्मॉल m को यानी मोलालिटी को कंपेयर में कर सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। एक क्वेश्चन जब बनाइएगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आएगा डेंसिटी गिवन नहीं है, आप मोलालिटी है, आप बोलेगा मोलालिटी निकालिए, तो आप मोलालिटी और मोलालिटी को सेम मान लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं 23 नंबर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, I डॉट C, जैसे रहता है ना डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, M क्या होता है, C होता है। डेल्टा TF क्या होता है, I इंटू KF इंटू M, ये भी क्या हो गया, I डॉट C हो गया। तो देखिए बोलता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लाइक RLVP, डेल्टा TB, डेल्टा TF, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं जनरली I डॉट C के बराबर। लेकिन यहाँ पे आगे आएगा लास्ट, इसमें थोड़ा सा इसमें आता है एक्सेप्शन, उसको देख लीजिएगा। कहाँ पे, वेपर प्रेशर में उल्टा होता है I डॉट C के। वैसे क्वेश्चन जुड़ा होगा, क्वेश्चन जब बनाइएगा तो उसको बनाइएगा, जहाँ भी डाउट होगा हमको कमेंट में पिन कर दीजिएगा, उसको हम देख लेंगे और उसको हम सोल्यूशन वहीं बता देंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, एक एक पॉइंट को हम निचोड़ कर इसका सोल्यूशन देखे हैं, जितना क्वेश्चन बन सकता है फार्मूला वो सब ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट बचा है क्या लिखा है कि जब पूछेगा ना हेनरी लॉ, लास्ट में पढ़े होंगे सॉल्युबिलिटी वाला, तो वहाँ पर जितना मास होगा ना उतना प्रेशर होगा। पहला लॉ वो बताए कि मास ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली इक्वल टू प्रेशर, पहली बात ये हो गया। आइए तो आप देखे होंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या आता है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो KH को क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। और देखिए इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, कि KH क्या होता है, नेचर ऑफ गैस पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो देखिए अब जब इतने आप जब पढ़ ही लिए वीडियो, एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक देते हैं, कभी गलती नहीं होगा। देखिए इसे KH दिया है ना, तो हम इंटरेक्टिव करते हैं KT, जैसे ना KT पढ़ते हैं, तो KH ना टेम्परेचर के डायरेक्टली है, सॉरी KH टेम्परेचर के डायरेक्टली है, कैसे याद कर लिया है KTG, लेकिन इनवर्सली कैसे होता है, सॉल्युबिलिटी के। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये बहुत जगह काम आएगा आपको, कि KH होता है डायरेक्टली टेम्परेचर के, इनवर्सली सॉल्युबिलिटी के। कैसे याद करेंगे, तो KTG, K डायरेक्ट टू टेम्परेचर, इनवर्सली टू सॉल्युबिलिटी। तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चन दिए हैं, 25 आपको फार्मूला मिला है, आपको बहुत हार्डली 5-7 दिया होगा फार्मूला, चाहे 10 को दिया होगा। इसको हम जितना भी निचोड़ है इसको हम ऐड करके आपको एक वीडियो में दिए हैं। तो पूरा वीडियो को अच्छे से देखें और अपना एक शॉर्ट नोट्स में जब भी पढ़ें इसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। अच्छा लगा थोड़ा अभी तो इस संबंध में कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो किसका बनाएं, कौन सा फार्मूला ऐड करें, उसको आप कीजिए कमेंट, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अभी लेक्चर नया डाल रहे हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए ताकि ग्रोथ हो चैनल का, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।